अच्छा बच्चों सुनो, पीएन जंक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों? पीएन जंक्शन। अब देखो बच्चों, पीएन जंक्शन नाम से पता पड़ रहा पी और एन को मिलाएंगे, लेकिन आप क्या सोचते हो पी और एन को टच करने से पीएन जंक्शन बन जाएगा? नहीं, ऐसे टच करने से कुछ नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि डिफ्यूजन करना पड़ेगा। देखो दो मेथड होते हैं पीएन जंक्शन बनाने के, दो मेथड होते हैं। एक तो होता है डिफ्यूजन मेथड। क्या होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस। और एक होती है बच्चों एलॉय मेथड। ठीक है, एलॉय मेथड। एलॉय मेथड में क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने इधर देखो, जैसे मैंने एन टाइप और बी टाइप की बात रख दी और मेल्ट करके फ्यूज करवा दी, दोनों को पिघलाया और पिघला के अंदर मर्ज करवा दी। समझ गए? तो फ्यूज करवा करवा के अंदर अपन क्या करते हैं, फ्यूज मतलब मेल्ट करवा करवा के इनको पिघाल पिघाल के अंदर डालते हैं। तो एन के ऊपर पी बिठा दिया और मेल्ट करके अंदर फंसवा दिया। अरे समझ गए? जैसे होता है ना अपन सोल्डरिंग वगैरह नहीं करते हो क्या? बोलो, सोल्डरिंग वगैरह करते थे याद है? मेल्ट करके उसके ऊपर तार चिपक जाता है, क्योंकि मेल्ट करते हो तो पहले पुराने बॉन्ड टूटते और नए बॉन्ड बन के और इस टाइप से फ्यूज हो जाते दोनों। तो एक होता है गला के दोनों को मिलाना। ओके, तो ये एलॉय मेथड है, ये मिश्र धातु टाइप बना दिया आपने। बोलो, एक होती है बच्चों डिफ्यूजन प्रोसेस। क्या होती है बच्चों? एक होती है डिफ्यूजन प्रोसेस। जैसे डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, एक वैक्यूम चेंबर बनाते हैं, एक निर्वातित ये बनाते हैं और उसके ऊपर क्या करते हो भैया, जैसे तेरे को पीएन जंक्शन बनाना तो या एन टाइप रख दिया। क्या रख दिया बच्चों? एन टाइप। और यहाँ पे पी टाइप की वेपर बनवा दी, पी टाइप की वेपर बनवा के इसमें वो करा दिया डिफ्यूजन। समझ गए? तो ये पी टाइप मटेरियल है, वो एन टाइप मटेरियल है। आप वेपर बनवा बनवा के डिफ्यूज करवाते हो। समझ गए? तो जैसे एल्यूमिनियम की वेपर बनवा के आपने डिफ्यूज करा दिया। समझ गए? तो एन टाइप में पी टाइप डिफ्यूजन, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। क्लियर है क्या? हालांकि अपने को मतलब नहीं अपन ने पीएन जंक्शन कैसे बनाया, एलॉय मेथड से बनाया या डिफ्यूजन प्रोसेस से बनाया। ठीक है? अरे बोलो, तो हमारे को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हमने जंक्शन कैसे बनाया। मुद्दे की बात हमारे लिए ये है कि जंक्शन बनने के बाद हम उसकी पढ़ाई कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, हमने मान लो कैसे भी बनाया और इस टाइप से इधर देखो, ये इस टाइप से एन के अंदर पी आके ये मिल गया है ना। ये जैसे मान लो ये है एन और ये है पी, तो मैंने डिफ्यूजन कराया, चाहे एलॉय मेथड लगाया, कुछ भी लगाया, इस टाइप से पीएन जंक्शन बन गया। ठीक है, पी के अंदर एन फिट हो गया या एन के अंदर पी फिट हो गया। ठीक है, अब अपन इस छड़ को देखते हैं। इधर देखो, इस छड़ को देखते हैं परित्य से भाग को। ठीक है, कैसे काम करता है पीएन जंक्शन। ठीक, तो सर पीएन जंक्शन को देखने के लिए अपन ने इस टाइप के मटेरियल में ये पार्ट ले लिया। ठीक है बच्चों, ये पार्ट ले लिया। अच्छा, इस पार्ट को लेने से पहले, इस पार्ट को समझने से पहले मैं एक चीज और पढ़ाना चाहूंगा तुम्हारे को, फर्मी एनर्जी और फर्मी लेवल। सुनना, एक होती है बच्चों फर्मी एनर्जी। क्या होती है? फर्मी फंक्शन। फर्मी फंक्शन, फर्मी फंक्शन क्या है? फर्मी फंक्शन एंड फर्मी एनर्जी। ठीक है, फर्मी फंक्शन और फर्मी एनर्जी। सर आज चाय नहीं पी क्या? फर्मी फंक्शन और फर्मी एनर्जी। ठीक है, अब इधर देखो, ये समझना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इधर देखो, इससे आपको फील आएगी। इधर देखो, जैसे क्या हो गया बच्चों, फर्मी फंक्शन जो होता है बच्चों, वो प्रायिकता बताता है। देखो, फर्मी फंक्शन जो होता है, जो फर्मी फलन होता है, वो ये प्रायिकता बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस जगह कितना मौजूद रहेगा, उसके मौजूद होने की प्रायिकता को बताता है। सर समझ में नहीं आया? देखो, फर्मी फंक्शन ये होता है, फर्मी एनर्जी का जो फंक्शन होता है ना, फर्मी एनर्जी फंक्शन वो ये होता है 1/1 प्लस ई की पावर। क्या होता है बच्चों? 1/1 प्लस ई की पावर। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ई माइनस ई एफ, ये है फर्मी एनर्जी। एक तो हो गई फर्मी एनर्जी और एक हो गया फर्मी फंक्शन। तो ये फर्मी ऊर्जा है। अब ये फर्मी ऊर्जा भी अभी देखते क्या होती है। ठीक है, अपॉन केटी, ये के बोल्ट्जमैन नियतांक है बच्चों। क्या है? के बोल्ट्जमैन नियतांक। सुनना ध्यान से हो, ये बोल्ट्जमैन नियतांक समझना ध्यान से। अब इधर देखो, ये है ऊर्जा, स्तर की ऊर्जा, बैंड की ऊर्जा, आपका जो है, आपका जो वो एनर्जी लेवल है उसकी ऊर्जा, और ये हो गई फर्मी ऊर्जा। ठीक है, जो फर्मी ऊर्जा क्या होती है वो अपने को सीखनी है। और ये है पूरी प्रायिकता, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता। क्या है बच्चों? फर्मी एनर्जी का फंक्शन है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, पाए जाने की प्रायिकता, जाने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, इलेक्ट्रॉन के होने या नहीं होने की प्रायिकता,
मतलब कितनी प्रायिकता है कि इलेक्ट्रॉन वहां होगा। अब सुनना, जब टेम्परेचर 0 केल्विन होता है, 0 केल्विन, कमरे का ताप नहीं बोल रहा हूं, 0 केल्विन, तो याद है 0 केल्विन पे कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली और वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ आता है। अरे बोलो हाँ। अब समझना है, इसको इससे समझते हैं, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा तुम्हारे लिए नई चीज है पर समझते हैं। इधर देख मेरे बच्चे, ये देख, इधर देखना हो, ये देखो, पाए जाने की प्रायिकता T बराबर 0 केल्विन रखा, जैसे सुनना ध्यान से, तो मैं 0 केल्विन रखूंगा तो मैं बोल दूं, आ जाएगा 1/1 प्लस E की पावर 1/0, इनफाइनाइट आ जाएगा क्या? बोलो yes, sir. अच्छा, ये अगर इनफाइनाइट आ गया तो नीचे पूरा इनफाइनाइट आ जाएगा क्या? अच्छा, ये 1/इनफाइनाइट 0 हो गई तो क्या प्रायिकता? तो वो तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 हो गई। नहीं सर, क्यों नहीं? क्योंकि आपने गलती करी, यहां इनफाइनाइट आएगा प्लस का या माइनस का, वो निर्भर करेगा E माइनस EF पे। ये बात समझो, यहां प्लस का आएगा या माइनस का, वो E माइनस EF पे निर्भर करेगा। तो क्या मैं बोल दूं, अगर E माइनस EF पॉजिटिव है, अगर E माइनस EF पॉजिटिव है तो प्लस अनंत आएगा, और E माइनस EF पॉजिटिव कब होगा? जब E ग्रेटर देन EF होगा, मतलब फर्मी लेवल से ऊपर। हेलो, फर्मी लेवल से ऊपर। yes, sir. और मैं बोल दूं, ये नेगेटिव कब होगा? 1/E की पावर माइनस इंफिनिटी कब होगा? बोलो, तो वो तो E लेस देन EF है, तो मैं बोल दूं ये प्लस तब होगा, ये प्लस कब होगा बच्चों? जब E ग्रेटर देन EF होगा। तो बोल दूं ये प्रायिकता आ गई, ये फर्मी फंक्शन आ गया, ये प्रोबेबिलिटी आ गई इलेक्ट्रॉन के होने नहीं होने की। तो बोल दूं 0 आई कब? E ग्रेटर देन EF पे, तभी तो प्लस अनंत आएगा। और E लेस देन EF पे कितना आ गया बोलो? तो बोल दूं बच्चों E लेस देन EF पे ये 1 अनंत, तो बोल दूं ये आ जाएगा बच्चों, ये 1 अनंत 0 हो जाएगा, तो बोल दूं 1 आ गई प्रायिकता। बोलो, मतलब इलेक्ट्रॉन कंफर्म होगा। बोलो बोलो, फर्मी लेवल के ऊपर इलेक्ट्रॉन हो के नीचे इलेक्ट्रॉन कंफर्म होगा, उससे कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन कंफर्म होगा, और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। बोलो समझ गए? और ये होता है बच्चों 0 केल्विन पे, ये है प्योर सेमीकंडक्टर। क्या है बच्चों? तो वो तो प्योर सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल बिल्कुल बीचों बीच होता है, जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और जिसके ऊपर 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोलो, जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन 0 होंगे। बोलो सही बात है ना? वैलेंस बैंड तो खचाखच भरा होता है और कंडक्शन बैंड पूरा खाली। बोलो हाँ। अब सुनना, तो सर ये तुम्हारे इतनी काम की बात थी, लेकिन मैं थोड़ा फर्मी एनर्जी समझ आ रहा हूं। तो बोलूं प्योर सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होता है वो बिल्कुल बीचों बीच मौजूद होता है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बिल्कुल मिड में होता है फर्मी लेवल, फर्मी एनर्जी। ठीक है, फर्मी एनर्जी लेवल समझ गए? उससे ऊर्जा बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन नहीं मौजूद होंगे और उससे नीचे इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। बोलो वैलेंस बैंड में। समझ गए क्या बच्चों? yes, sir. हाँ, तो सुनना, सुनता जा। अच्छा, अब एक बात बता बच्चा, तो बता, टेम्परेचर बढ़ाऊं, हेलो, टेम्परेचर बढ़ाऊं तो मैं बोल दूं ये जो 0 प्रायिकता थी, ये प्लस इंफिनिटी, अब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो बोल दूं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ूंगा ये मान घटता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर ये नीचे चीज बढ़ेगी ना, और नीचे चीज बढ़ेगी तो मैं बोल दूं ये पूरा घटता जाएगा। yes, sir. तो मैं बोल दूं E की पावर घटती जाएगी, तो मैं बोलूं E की पावर ये कम होती जाएगी, कम होने लगेगी, इनफाइनाइट से मान लो जाने दी। तो मैं बोलूं जैसे जैसे E की पावर कम होने लगेगी, ये भी अनंत से थोड़ा कम होने लगेगा और कम होने लगेगा, तो मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन के आने की प्रायिकता बढ़ने लगेगी। इसीलिए याद है टेम्परेचर बढ़ाने पर, याद है कंडक्शन बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाने लगते हैं, संयोजी बंध से कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जंप करने लगते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता बढ़ती जा रही है। E ग्रेटर देन EF पे भी अब थोड़ी थोड़ी प्रायिकता आने लगी, जो बिल्कुल 0 थी पहले। कमरे के ताप पे ध्यान रखना, ये KT की वैल्यू कमरे के ताप पे 0.026 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मिली में तो 26 लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। बोलो बच्चों, 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। कब? कमरे के ताप पर। समझ गए? तो हम तो कमरे के टेम्परेचर पे जो ये पहले 0 आ रहा था कि T बराबर 0 पे, कमरे के टेम्परेचर पे 0.026 हो जाएगा। बोलो
यस सर। सर ये डेटा आपने क्यों याद कराया, बताता हूं। इधर देखो, कमरे के टेम्परेचर पे 0.26, तो जो सुनना, रूम टेम्परेचर पे जो थर्मल काइनेटिक एनर्जी, मतलब अंदर जो सिलिकॉन के अंदर वाइब्रेशन हो रहे होंगे प्योर सिलिकॉन में, उसमें थर्मल काइनेटिक एनर्जी इतनी ट्रांसफर हो सकती है 0.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, 0.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास कमरे के टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ली थी, मतलब टकरा के 0.026 थर्मल काइनेटिक एनर्जी की वजह से 0.026 एनर्जी होती है। ठीक है, चलो सुनते जाना चुपचाप। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, फर्मी एनर्जी और फर्मी फंक्शन थोड़ा थोड़ा समझने में आना चालू हुआ। अब सुनना, कमरे के ताप पर 0.026 एनर्जी ली जा सकती है। अब सुनो, इधर देखो, तो मैं बोल दूं अच्छा, अभी अपन सिलिकॉन का या फॉरबिडन एनर्जी क्या देखेंगे, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल देखेंगे, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड। तो ये होता है बच्चों 1.12 के करीब, कितना होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो वो तो ये जो गैप होता है, ये जो गैप होता है फर्मी एनर्जी के बीच में और कंडक्शन बैंड वाली एनर्जी के बीच में और वैलेंस बैंड वाली, बोलो वो गैप कितना आ गया बच्चों, एनर्जी गैप बताओ कितना हो गया। तो बोल दूं ये 0.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ऊपर है, देखो, और मैं बोल दूं 0.56 लगभग 20 गुना हो गया। ये देखो 20 गुना उसका 0.026 का। हेलो, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों 20 गुना ज्यादा एनर्जी चाहिए, 20 गुना ज्यादा, 20 गुना है। तो मैं बोल दूं ये एनर्जी डिफरेंस 20 गुना, और मैं बोल दूं 20 गुना एनर्जी डिफरेंस, अगर ये 20 गुना है तो बोल दो अभी भी देखो 1 + e⁻20 आ रहा है, इसका 20 गुना के करीब है। तो ये तो बोल दो अभी भी प्रायिकता बहुत कम है इलेक्ट्रॉन के होने की, देखो ये लगभग इनफाइनाइट ही है। तो बोल दो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ऊपर इलेक्ट्रॉन के, फर्मी लेवल के ऊपर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, इस कंडक्शन बैंड के यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अभी भी कम है। अरे बोलो मेरे बच्चों, लेकिन क्या मैं बोलूं कुछ तो है, पहले की तुलना में कुछ तो है। और मैं बोल दूं इधर देखो, मैं बोल दूं ये जो 0.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का अंतर है, ये मैं बोल दूं इसका 20 गुना। तो मैं बोल दूं इतनी थर्मल काइनेटिक एनर्जी, इतने सारे इलेक्ट्रॉन अंदर मौजूद होते हैं 10⁻20 10⁻30, उनमें कुछ को ये एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, कितनी 0.56 के आसपास। तो क्या मैं बोल दूं थर्मल काइनेटिक एनर्जी इकट्ठी होते होते कभी ना कभी किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी हो जाएगी। तो कुछ इलेक्ट्रॉन, ऐसा बोला जाता है 10⁻10 में से 1 इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाता है रूम टेम्परेचर पे भी। तो 10⁻10 में 1 इलेक्ट्रॉन भी माइग्रेट करता है, बहुत कम, लेकिन फिर भी क्या मैं बोलूं 10⁻10 या 10⁻20 इलेक्ट्रॉन में अगर एक भी माइग्रेट करता, देखो ना ये प्रायिकता जो आई e⁻20 है, e होता है बच्चों 2.7 की घात 20, तो ये सब मिला के 10 की घात में लगभग 2.3 का स्क्वायर करना, इसको यूं कर देना यार, 2.3 का 2.7 को 3 मान ले, तो 3 का स्क्वायर की घात 10 करूंगा तो मुझे 3 की घात 2 9 आ जाएगा, तो 9 की घात 10 यानी कि 10 की घात 10 में 1 इलेक्ट्रॉन, ये लगभग 10 की घात 10 हो गया ना बच्चों। मैंने 2.7 को 3 मान लिया, 3 का स्क्वायर करा 9, तो बोलूं 9 की घात 10 आ गया, तो बोलूं 1/10 की घात 10 के करीब प्रायिकता हुई, यानी कि 10 की घात 10 में से 1 इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेगा। हेलो, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों अपने तो 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन के आसपास होते हैं, तो बोल दूं अब मतलब जिस लेवल पर अपन इलेक्ट्रॉन लेते हैं सिलिकॉन वगैरह में पर यूनिट वॉल्यूम में या पर सेंटीमीटर क्यूब में जो कंसंट्रेशन होती है एटम वगैरह सिलिकॉन वगैरह की, उसमें मैं बोल दूं ये इलेक्ट्रॉनों के नंबर कुछ तो दिखेंगे, इसलिए हम बोलते हैं रूम टेम्परेचर पे याद है कंडक्शन रेट में कुछ इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि फर्मी फंक्शन आपको ऐसा सजेस्ट करता है कि प्रायिकता होती है इलेक्ट्रॉन की। तो याद है अपन बहुत कम बनाते हैं क्योंकि हमने जितने इलेक्ट्रॉन बनाए उस हिसाब से, याद है मैंने 4 बनाए थे। तो वो तो 100 बात की एक बात, फर्मी फंक्शन बीच में होता है, फर्मी एनर्जी लेवल बीच में होता है, फर्मी एनर्जी लेवल बीच में होता है किसमें? प्योर सेमीकंडक्टर में। हेलो, लेकिन बताओ कंडक्टर में सॉरी ये जो होते हैं क्या नाम, कंडक्टर क्या बोल रहा हूँ, एन टाइप में, बता एन टाइप में फर्मी लेवल क्या होना चाहिए? एन टाइप में तो बोल दो एन टाइप में फर्मी लेवल थोड़ा इधर आ जाना चाहिए, फर्मी एनर्जी लेवल यहाँ जाना चाहिए। क्यों सर? फर्मी एनर्जी लेवल यहाँ आएगा जब ही तो यहाँ आएगा, इसके करीब आ जाएगा कंडक्शन बैंड के, तभी तो मैं बोल दूं फर्मी एनर्जी लेवल यहाँ आ जाएगा, तो बोल दूं E > EF पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता बढ़ती जाएगी।
हेलो, जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़ाओगे कंडक्शन बैंड, आप जैसे जैसे ये ऊपर वाली एनर्जी है तो बोल दो फर्मी एनर्जी लेवल इसके करीब आ जाएगा, तो बोल दो फर्मी एनर्जी लेवल जितना करीब आएगा उतना ये डिफरेंस घटेगा, और जितना डिफरेंस घटेगा ई की पावर घटेगी, और मैं बोल दो ई की पावर घटेगी तो नीचे वाली चीज घटेगी तो प्रायिकता बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन के होने की। हेलो, और वास्तव में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन के होने की प्रायिकता बढ़ जाती 15वां वर्ग मिलाने पर। तो बोल दूं जैसे जैसे फर्मी एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के करीब जाएगा वैसे वैसे प्रायिकता नीचे वाली चीज घटेगी, नीचे वाली चीज घटने से प्रायिकता बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन के होने की। बोलो, समझ में आ रही है? तो बस सुन, तेरे काम की बात इतनी सी है, तेरे काम की या तेरे समझने की बात इतनी सी है कि एन टाइप में फर्मी एनर्जी लेवल, एन टाइप में फर्मी ऊर्जा किसके करीब आ जाती है? एन टाइप में फर्मी ऊर्जा कंडक्शन बैंड के करीब आ जाती है, पी टाइप में वैलेंस बैंड के करीब आ जाती है। तो क्यों? क्योंकि नीचे आएगी तभी तो ऊपर इलेक्ट्रॉनों की प्रायिकता और घट जाएगी, जितनी प्योर सेमीकंडक्टर में होती है उससे भी कम हो जाएगी। क्यों? ई माइनस ई बहुत बढ़ जाएगा। तो बोल दो फर्मी ऊर्जा अंतर, फर्मी एनर्जी थोड़ी कंडक्शन वैलेंस बैंड के पास आ जाएगी पी टाइप में, उससे क्या होगा? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड फर्मी एनर्जी लेवल के बीच का अंतर बढ़ जाएगा। फर्मी एनर्जी वैलेंस बैंड के करीब आ जाएगी तो कंडक्शन बैंड और फर्मी एनर्जी के बीच में अंतर बढ़ जाएगा, अंतर बढ़ने से नीचे वाली चीज बढ़ेगी और प्रायिकता घटेगी। सही बात है, इसीलिए कंडक्शन बैंड में और कम इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। याद है, एन टाइप में होल ज्यादा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या उल्टा कम हो जाती, कल मैंने बताया था, याद करो। इलेक्ट्रॉन जितने पहले थे उससे भी घट जाते, मास एक्शन लॉ से अपन ने निकाले थे, याद करो। तो बच्चों फर्मी एनर्जी फंक्शन मैंने तुम्हें इसलिए थोड़ा सा लिख दिया ताकि तुम्हें यह समझ में आए कि वास्तव में ऊपर जाने पे प्रायिकता कैसे बढ़ घट रही है। तो बोल दूं फर्मी एनर्जी लेवल जितना वैलेंस बैंड के करीब होगा तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन के होने की प्रायिकता कम होगी, और यही पी टाइप में होता है, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं कंडक्शन बैंड में। तो बोल दूं फर्मी एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड की तरफ सरक गया, उससे ई माइनस ई एफ का अंतर बढ़ गया, और ई माइनस ई एफ का अंतर बढ़ गया तो मैं बोल दूं ऊपर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रायिकता घट गई, क्योंकि नीचे अंतर बढ़ता है और नीचे जैसे जैसे चीज बढ़ती प्रायिकता घटती है। बोलो यस सर। तो सर ये सारी बात समझ में आ गई। अब मुद्दे की बात सुन, तेरे काम की जो बात है मैं चाहता तो डायरेक्ट भी पढ़ा देता, लेकिन थोड़ा सा मैंने फर्मी फंक्शन का वो लिख दिया। मैं बोल दूं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद होता है एनर्जी, फर्मी एनर्जी। किसमें? प्योर सिलिकॉन में। प्योर सिलिकॉन में ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। तो प्योर सिलिकॉन में ये प्योर नेज में, तो नेज में बीचों बीच, ठीक है। और बताओ एन टाइप में और पी टाइप में बोलो बच्चों, एन टाइप में बोलो तो बोलो एन टाइप में आ जाएगा। हाँ एन टाइप में आ जाता है, एन टाइप में कंडक्शन बैंड के करीब आ जाता है ये, और पी टाइप में नीचे आ जाता है। बोलो ये पी टाइप, समझ गए? तो ये ध्यान रखना फर्मी एनर्जी किसके करीब होता है। तो प्योर में मिड में, एन टाइप में कंडक्शन बैंड के करीब, और पी टाइप में वैलेंस बैंड के करीब। खत्म। हेलो, अरे बोल मेरे बच्चे। हाँ तो फर्मी फंक्शन समझ में आया क्या बताता है? फर्मी फंक्शन इलेक्ट्रॉन होने नहीं होने की प्रायिकता को बताता है। अब इसको ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा मैं, ठीक है। बाकी आपको प्रोबेबिलिटी भी बताता है इलेक्ट्रॉन के होने की और नंबर भी बताता, पर वो छोड़ो। अब सुनो, तो सर ये समझ में आ गई। अब देखो पीएन जंक्शन डायोड, तो पीएन जंक्शन डायोड में चाहे आप एलओए मेथड लो चाहे डिफ्यूजन मेथड लो, मैं बोल दूं इस टाइप का जंक्शन बन गया ये। अच्छा मैं बोल दूं इधर पी टाइप है, इधर एन टाइप है, ध्यान से समझना रहे। पी में मैं बोल दूं बहुत सारे होल है, बोलो बच्चों। यस सर खूब सारे होल है, यह खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, बोलो। अच्छा देख, क्या दोनों तरफ एक जैसी सांद्रता बनाओ इलेक्ट्रॉन और होलों की? क्या दोनों तरफ एक जैसी कंसंट्रेशन बनाओ इलेक्ट्रॉन और होल की? सर नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ये सब निर्भर करता है आपने डोपिंग कैसी करी। कल याद कर, मैंने इंडियम की डोपिंग करी थी, मैंने एंटीमनी की डोपिंग करी थी। आप पर यूनिट वॉल्यूम में कितने डोपेंट डालोगे, कितने इंडियम और कितने वो डालोगे, उससे डिसाइड होगा कि इसमें कितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो जितनी ज्यादा डोपिंग करूंगा, जितनी हाई डोपिंग करूंगा, मैं बोलूं उतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता होगी। इसको बोलते हैं बच्चों चार्ज कैरियर डेंसिटी। चार्ज कैरियर डेंसिटी, चार्ज कैरियर डेंसिटी, चार्ज
वाहक आवेश की सांद्रता। मैं चार्ज डेंसिटी नहीं बोल रहा हूं, चार्ज करियर डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन चार्ज करियर डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी तो 0 है। पी टाइप और एन टाइप न्यूट्रल है, इनके अंदर चार्ज तो है ही नहीं, ये तो दोनों उदासीन है। मैं बोलूं चार्ज करियर डेंसिटी, वाहक आवेश जो धारा को ले जाने वाले वाहक है उनकी सांद्रता बोल रहा हूं। फ्री इलेक्ट्रॉनों से की सांद्रता बहुत ज्यादा। हेलो बच्चों, राइट साइड में वाहक आवेशों की सांद्रता भयंकर कर दी मैंने, डोपिंग तगड़ी कर दी। तो जितनी ज्यादा डोपिंग उतने वाहक ज्यादा बनेंगे। मेजॉरिटी जो इलेक्ट्रॉन थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो ज्यादा बनेंगे, पर है ये उदासीन, है उदासीन, है न्यूट्रल। मैं बोल दूं चार्ज डेंसिटी 0 है, ध्यान रखना। आवेश घनत्व 0 है, यूनिट वॉल्यूम लोगे उसमें नेट चार्ज 0, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन अंदर। इलेक्ट्रॉनों के टोटल नंबर और प्रोटॉनों के टोटल नंबर सेम होते हैं, याद है मैंने बताया था 14 + 13, तो मैं दोनों 27 प्रोटॉन 27 न्यूट्रॉन, 27 प्रोटॉन 27 इलेक्ट्रॉन है इधर। और मैं बोल दूं यहाँ पे जितने प्रोटॉन 14 + 15 29 प्रोटॉन और 29 इलेक्ट्रॉन, याद आ गया। तो चार्ज तो 0 है, चार्ज डेंसिटी 0 है, यूनिट वॉल्यूम में 0 चार्ज है, पर हाँ वाहक सांद्रता चार्ज करियर डेंसिटी भयंकर हो गई। तो जितनी डोपिंग ज्यादा करोगे उतनी चार्ज करियर डेंसिटी ज्यादा होगी। और मैं बोलूं 2-4 होल भी बना रहा हूं, रूम टेम्परेचर पे थोड़ा होल भी होंगे। क्यों होंगे होल, बताया था मैंने, याद है। वो प्रोसेस तो चलती रहती है बॉन्ड टूटने वाली, और मैं बोलूं यार 2-4 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। हेलो, तो मैं बोलूं रूम टेम्परेचर पे होल प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के नंबर बहुत ज्यादा होंगे एन टाइप में। याद है बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। तो मेजर चार्ज तो इलेक्ट्रॉन होंगे और माइनर होल होंगे, और पी टाइप में मेजर होल होंगे और माइनर इलेक्ट्रॉन होंगे। बोलो yes. अच्छा, मेरे बच्चे, एक रूम में केमिस्ट्री का नियम, एक रूम में मैं आधे रूम में एक खाली जगह रख दूं और आधे रूम में स्प्रे छिटक दूं, रूम परफ्यूम डीओ लगाऊं, तो बता डीओ की स्मेल खाली जगह में भी पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी। तुम्हारा केमिस्ट्री ये बोलता है, तुम्हारी केमिस्ट्री ये बोलती है कि हर चीज उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करती है। तो मैं बोलूं इधर भी इलेक्ट्रॉनों की मात्रा बहुत ज्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉनों की हायर कंसंट्रेशन है। आवेश वाहकों की संख्या बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉनों की, और बोलूं या होल की संख्या बहुत ज्यादा है। तो बोलूं इलेक्ट्रॉन इधर से इधर डिफ्यूज करेंगे, इसको बोलते हैं विसरण धारा, डिफ्यूजन करंट। तो बोलूं देयर वुड बी सम डिफ्यूजन करंट, यहां वाहक धारा होगी। बोलो डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट, विसरण धारा, डिफ्यूजन करंट, आई डिफ्यूजन में बोल दो विसरण धारा या आई विसरण बोलो। तो बोल दो इधर से इधर विसरित होंगे इलेक्ट्रॉन, राइट से लेफ्ट, एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन विसरित होंगे। तो जब बी एन जंक्शन को बना लेते हैं और दोनों सतहों को टच करते हैं, तो मैं बोल दूं जहां पर डिफ्यूजन करा या जहां पर दोनों सतह टच है वहां एन से पी की ओर इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं, ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसको बोलते हैं सांद्रता प्रवणता, क्योंकि सांद्रता की प्रवणता हो गई। मैं बोल दूं सांद्रता अलग अलग हो गई, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर, उच्च सांद्रता से निम्न की तरफ इलेक्ट्रॉन बहेंगे, या मैं बोलूं चार्ज करियर बहेंगे। तो इधर से इधर इलेक्ट्रॉन बहेंगे, या यूं बोल दो इधर होलों की सांद्रता उच्च है तो इधर से इधर होल बहेंगे। लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन को बहाना ज्यादा अच्छा पसंद करता हूं। क्यों? क्योंकि इससे हमारे को साफ फील आती है इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, होल चलते नहीं है। पर हाँ, हम उसी को होल का चलना बोलेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन के वैलेंस बैंड में चलेगा। तो बोल दो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते हैं। अरे बोलो अच्छा बच्चे, अगर इलेक्ट्रॉन एन से पी की ओर जाएंगे तो बता अब आवेशित हुए या नहीं हुए? अब आवेश आएगा नहीं आएगा एन और पी पे? आएगा। अब तो एक ने दे दिए दूसरे ने ले लिए, दोनों पहले उदासीन थी। अब मैं बोलूं एन ने दिए इलेक्ट्रॉन और पी ने लिए, तो बोलूं एन इलेक्ट्रॉन दे रहा और पी ले रहा है। तो बोलूं बच्चों एन ने दी और पी ने लिए, देखो एन ने दी और पी ने लिए, तो बोलूं जैसे पी ने लिए तो बोलूं यह माइनस आ जाएगा। होल के अंदर जा जाके इलेक्ट्रॉन गिरेंगे, तो बोलूं जंक्शन के जस्ट करीब में ऋणात्मक आयन बन गए, ऋण आयन बन गए, नेगेटिव चार्ज बन गए, नेगेटिव आयंस बन गए। क्यों? क्योंकि मैं बोल दूं जो पहले बच्चों इसके इलेक्ट्रॉन कम जरूर था, बॉन्ड इनकम्प्लीट जरूर था, लेकिन इसने किसी को दिया या लिया नहीं, तो बोल दो था ये उदासीन। पर अब इलेक्ट्रॉन आने से मैं बोल दूं यह माइनस आ गया और यह प्लस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे चुका और ये ले चुका है। तो बोल दो आयंस बन गए, जंक्शन के आसपास आयन बन गए। क्या मैं बोल दूं यहां पर आवेश घनत्व बढ़ने लग गया, चार्ज डेंसिटी बढ़ने लग गई।
जो पहले जीरो हुआ करती थी चार्ज डेंसिटी, पहले यूनिट वॉल्यूम में जीरो चार्ज था, लेकिन अब मैं बोलूं यूनिट वॉल्यूम में चार्ज आने लगा जैसे जैसे विसरण होता गया, डिफ्यूजन के कारण इलेक्ट्रॉन आने लगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे तो इधर नेगेटिव चार्ज आने लगा, इधर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन मैं बोल दूं चार्ज करियर गायब होने लग गए, वाहक आवेश खत्म होने लग गए। मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉन इधर जाके कर गया तो आयन्स बन गए, इमूवेबल आयन। ये चल नहीं सकता, इमूवेबल आयन, इमूवेबल आयन। आयन थोड़ी चलते बच्चों, पूरा ये तो एटम टाइप बन गया, एक इलेक्ट्रॉन लेके एटम टाइप, ये थोड़ी चलता, चलते तो फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो बोल दो इमूवेबल आयन बन गए जंक्शन के आसपास। तो मैं बोल दूं जंक्शन के आसपास आवेश सांद्रता, आवेश घनत्व बढ़ रहा है, चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, पर करियर चार्ज डेंसिटी घट रही है, वाहक सांद्रता घट रही है, वाहक घनत्व घट रहा है, परंतु चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, आवेश घनत्व बढ़ रहा है। आवेश जनरेट हो रहे हैं लेकिन करियर गायब हो रहे हैं, ले जाने वाले वाहक गायब हो रहे हैं, क्योंकि वाहक इसका इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाके जम कर गया, होल को फुल कर दिया। हालांकि ये होल और इलेक्ट्रॉन वापस टूटेंगे टेम्परेचर पे, याद है रूम टेम्परेचर पे, तो टूटना बनना चलता रहेगा। लेकिन मैं बोल दूं जंक्शन के आसपास मैं बोल दूं आवेश वाहक फ्री रीजन बन गया, इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन का मतलब ही होता है फ्री फ्रॉम समथिंग, तो डिप्लीट हो गया। तो बोल दूं यहां से चार्ज गायब हो गए, वाहक गायब हो गए, वाहक गायब हो गए, चार्ज नहीं, वाहक गायब हो गया, चार्ज आ गया। बोलो अच्छा, अब मैं बोल दूं ऐसा होने से एक और लफड़ा हो गया। सर क्या लफड़ा हो गया? मैं बोल दूं यहां से पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, विद्युत क्षेत्र बन गया इस डिप्लीशन रीजन में या इस अवक्षय परत में, डिप्लीशन लेयर या अवक्षय परत के अंदर मैं बोल दूं विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। हेलो, उसने एक नई रामायण चालू कर दी। सर क्या रामायण चालू कर दी? वो जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे पहले, किसके कारण डिफ्यूज हो रहे थे, किसके कारण? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, याद है सांद्रता की जो प्रवणता है उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उनको मैं बोल दूं ये रिपेल करने लग गया, ये इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तक के लगाएगा, तो बोल दो आने से रोकेगा। क्या मैं बोल दूं ये माइनस इनको का विरोध करेगा, तो बोल दो अब जो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे थे उनका मान लगातार कम होगा, तो बोल दो डिफ्यूजन धारा लगातार घटेगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा मैं बोल दूं वैसे वैसे डिफ्यूजन करंट कम होता जाएगा। तो ये जो डिफ्यूजन करंट हो रहा था मैं बोल दूं वो ई बढ़ने के साथ साथ डिफ्यूजन करंट घटेगा। बोलो, तो अचलायमान आयन बन गए यहाँ पे और उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। तो बोल दूं जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों का जो डिफ्यूजन धारा है वो लगातार घटती जाएगी। हेलो, बोलो, तो बोल दूं डिफ्यूजन करंट लगातार कम होता जाएगा। बोल, अच्छा डिफ्यूजन करंट लगातार कम होता जाएगा। मैं बोल दूं एक समय आएगा जब रुक जाएगा, नहीं उस समय एक और प्रोसेस चालू होगा, अभी वो समय आएगा जब रुक जाएगा, बात आगे करूंगा। मैं बोल दूं उस समय एक और प्रोसेस चालू हो जाएगी। सर क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, क्या मैं बोल दूं इधर कुछ इलेक्ट्रॉन भी तो है, यहाँ खूब सारे होल के साथ कुछ इलेक्ट्रॉन भी तो है। अरे बोलो, यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन भी तो है। क्या मैं बोल दूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड उन इलेक्ट्रॉनों को सपोर्ट करेगा? बोलो सर। तो बोल दो दो बातें होने लग गई। एक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना जंक्शन पे वो विसरण धारा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बहुसंख्यक आवेश जो एन से पी की तरफ सांद्रता के अंतर के कारण फ्लो कर रहे थे, कंसंट्रेशन के डिफरेंस के कारण फ्लो कर रहे थे, उनको रोकने लगा यही, यानी कि विसरण धारा डिफ्यूजन करंट को कम करने लगा। तो बोलूं ये जो डिफ्यूजन करंट है ये किस कारण से आता है बच्चों? बहुसंख्यक आवेशों के कारण, बहुसंख्यक मेजोरिटी के कारण, मेजोरिटी चार्ज कैरियर। अरे बोलो, बहुसंख्यक आवेशों के कारण आता था ये। तो बोलूं जो डिफ्यूजन धारा है, विसरण धारा है, वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो करती है, उसको ये कम करने लगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि ये उल्टा दम लगाने लगा उन पे, तो विसरण धारा को तो घटाने लगा, लेकिन वो तो साथ में एक और काम करने लगा। क्या? इन इलेक्ट्रॉनों को जो अल्पसंख्यक आवेश है उनको लाने लगा। और मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से अल्पसंख्यक या माइनर चार्ज का फ्लो करना, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो बोलूं जो ड्रिफ्ट करंट या जीरो था, ये देखो डिफ्यूजन करंट था पर ड्रिफ्ट करंट जीरो था, आई ड्रिफ्ट जीरो था। तो बोलूं वो ड्रिफ्ट करंट बढ़ता जाएगा, तो डिफ्यूजन करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ घटता जाएगा, और आई ड्रिफ्ट इसको बोलते हैं अपवहन धारा। ये हो गई विसरण धारा, ये हो गई विसरण धारा,
और ये होगी बच्चों अपवहन धारा, अपवहन धारा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन वेग, ऐसे अपवहन धारा। तो बोल दूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन चले, और मैं बोल दूं ये माइनर के कारण, ये बहुसंख्यक आवेशों के कारण होती है, और मैं बोल दूं ये अल्पसंख्यक के कारण होती है, ये अल्पसंख्यक। अरे बच्चों हर बात पे क्वेश्चन बनेगा, माइनर के कारण। अरे बोलो, एक मेजॉरिटी के करियर के कारण होती है और एक माइनर के कारण। बोलो तो माइनर चार्ज के कारण, हेलो अल्पसंख्यक आवेशों के कारण होती है। तो बोल दो ड्रिफ्ट करंट वो होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया वो इलेक्ट्रॉनों को चलाता है, और वो होती है माइनर के कारण। ये जो कम संख्या में इलेक्ट्रॉन है वो चलने लगते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और बोल दो जो मेजर थे, जो ज्यादा सांद्रता के कारण बह रहे थे, वो बंद हो जाते, वो कम हो जाते, मतलब बंद नहीं बोलोगे आप। तो बोल दो डिफ्यूजन करंट लगातार घटेगा, ड्रिफ्ट करंट लगातार बढ़ेगा। क्या मैं बोलता हूं एक समय आएगा जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। डायनेमिक साम्य है, ये गतिक इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक नहीं। याद है आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि जो आपकी साम्यावस्था होती है वो गतिक होती है, स्टैटिक नहीं। दोनों दिशाओं में अभिक्रिया समान रूप से गतिशील होती है, पर हमें लगता है रुक गई, क्योंकि क्रियाकारक और उत्पाद के नंबर फिक्स हो जाते हैं। मैं बोल दूं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फिक्स हो जाते हैं, हमें लगता है रिएक्शन रुक गई, लेकिन दोनों दिशाओं में समान रूप से चलती है वो। हेलो तो मैं बोल दूं जब जंक्शन का निर्माण होता है, जब जंक्शन फॉर्म होता है, जब जंक्शन फॉर्म होता है, जंक्शन बनता है, बन जाता है, यूनिट को बन जाता है, तो बताओ क्या होगा, बन जाता है। तो बोल दो बच्चों विसरण धारा जीरो हो जाएगी क्या? घटते घटते मैं बोल दूं इलेक्ट्रिक फील्ड इसको जीरो कर देगा। हेलो तो बोलो ना बच्चों, सही लिखा क्या? अरे सही लिखा है क्या? हेलो अरे सही लिखा है क्या? बोलो तो सही। गलत है, डिफ्यूजन करंट जीरो नहीं होता है, मैंने कहा ना घटता जाएगा, और घटते घटते आई ड्रिफ्ट के बराबर हो जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे होंगे उतने ही ड्रिफ्ट करके इधर से इधर आ रहे होंगे। तो बोल दूं एक समय आएगा जब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट इक्वल हो जाएगा, उस समय मैं बोलूंगा जंक्शन में, या मैं बोल दूं आयन बनना और बिगड़ना बंद हो गए, मतलब मुझे ये डिप्लीशन लेयर कांस्टेंट नजर आएगी। जितने आयन बनने थे वो बन चुके, जितने चार्ज आना था आ गया डिप्लीशन लेयर में। बोलो तो मैं बोल दूं डिफ्यूजन करंट जीरो, गलत। मैं बोल दूं आई डिफ्यूजन बराबर आई ड्रिफ्ट हो जाएगा, सांद्रता इक्विलिब्रियम पर। मैं बोल दूं आई ड्रिफ्ट और आई डिफ्यूजन इक्वल हो जाएंगे, आई ड्रिफ्ट और आई डिफ्यूजन बराबर हो जाएंगे। दोनों नॉन जीरो होंगे, डिफ्यूजन दोनों इक्वल हो जाएंगे। मैं बोल दूं नॉन जीरो होंगे, दोनों जीरो नहीं होंगे, नॉन जीरो। बोल दूं नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे और नॉट इक्वल टू जीरो होंगे। दोनों नॉन जीरो होंगे, दोनों बराबर और नॉन जीरो होंगे, दोनों की मात्रा बराबर हो जाएगी, तभी तो मैं बोल दूंगा जंक्शन बन गया। हेलो अच्छा पीएन जंक्शन में, पीएन जंक्शन में, पीएन जंक्शन में, जंक्शन में दोनों एन टाइप और पी टाइप, दोनों एन व पी, पीएन जंक्शन में, पीएन जंक्शन बनने पर, पीएन जंक्शन बनने पर पी व एन दोनों छड़ रोड न्यूट्रल होगी, न्यूट्रल होगी। बोलो बच्चों, बिल्कुल सही बात है सर, दोनों छड़ न्यूट्रल ही तो होती है सर। आपने तो समझाया था कि जितने प्रोटॉन जितने इलेक्ट्रॉन, तो दोनों न्यूट्रल होती, पी बी और एन बी। बोलो बच्चों, गलत है सर। क्यों गलत है? अभी बताया ना मैंने, न्यूट्रल तो पहले थी, पी और एन अलग अलग न्यूट्रल थी जब सेपरेट पड़ी थी। जब दोनों को टच करा के पीएन जंक्शन का निर्माण करा, तब याद है इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट में, यानी कि एन से पी की ओर गति कर गए, और ये आयन बन तो गए, ये नेगेटिवली चार्ज हो गई, ये पी टाइप। पी में इलेक्ट्रॉन आए और एन से आए तो एन पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो बोलूं दोनों छड़ न्यूट्रल है, गलत है, गलत है ये बात। तो सर इधर देखो, मैं लिख दूं, इधर सुनो, पीएन जंक्शन में, पीएन जंक्शन बनने पर, जंक्शन बनने पर, बनता ही तभी हो तो बनने पर मैं बोल दूं बच्चों पी छड़ क्या हो जाएगी? बोलो पी रोड। तो बोल दूं पी छड़ हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन आए या नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। हेलो
Yes, sir. और बच्चों एन छड़ बोलो यहां से इलेक्ट्रॉन गए तो पॉजिटिवली चार्ज, तो बोल दो एन से इलेक्ट्रॉन पी में गए तो एन हो जाती है बच्चों पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले चुकी है, और मैं बोल दो बच्चों पी हो जाती है नेगेटिवली चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें खूब क्वेश्चन आते हैं, जिन्होंने बारीकी से नहीं समझा वो सब बर्बाद। बोलो अच्छा इधर देखो, डिफ्यूजन धारा किस कारण से रहती है? का कारण बहुसंख्यक आवेश होते हैं, बिल्कुल सही बात है सर। बहुसंख्यक आवेश होते हैं, बहुसंख्यक आवेश, मेजॉरिटी चार्ज, मेजॉरिटी चार्ज करियर, बहुसंख्यक आवेश, वाहक आवेश, चार्ज करियर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मेजॉरिटी चार्ज करियर बिल्कुल होते हैं। तो मैं बोलूं डिफ्यूजन करंट का कारण मेजॉरिटी चार्ज करियर, हाँ होते हैं सर। और ड्रिफ्ट करंट का कारण कौन होते हैं बोलो? माइनॉरिटी। यहां तक नोट करो, यहां तक नोट करो, हाँ पे लिखा रहा हूं, यहां तक नोट कर चुपचाप, जल्दी करो। तो सर बिल्कुल समझ में आ रहा है कैसे इलेक्ट्रॉन गए, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना, कैसे डिप्लीशन लेयर बनी, कैसे उसके अंदर वाहक खत्म हो गए, चार्ज जनरेट हो गया, कैसे ऋणात्मक आवेशित हुई, कैसे धनात्मक आवेशित हुई, कैसे दोनों करंट जीरो नहीं होकर बराबर हो जाते हैं। गतिक साम्य होता है सर, काइनेटिक इक्विलिब्रियम होता है। करो याद रखो, चलो आगे। हाँ तो डिफ्यूजन करंट जीरो गलत बात है। जंक्शन जब बनता है डिफ्यूजन करंट बिल्कुल जीरो जाता है, गलत बात है। दोनों छड़ें न्यूट्रल होती है, बिल्कुल गलत बात है। पहले थी अब तो आवेशित हो गई। ओके सर, अच्छा तो डिफ्यूजन करंट का कारण तो बहुसंख्यक आवेश हो गए। बता ड्रिफ्ट करंट का कारण कौन होता है? ड्रिफ्ट करंट का रीजन कौन होता है? ड्रिफ्ट का बोलो, आई ड्रिफ्ट। हाँ आई ड्रिफ्ट, अल्पसंख्यक आवेश, अल्पसंख्यक आवेशों के कारण रहती है, आवेशों के कारण। अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी चार्ज करियर के कारण रहती है। बोलो के कारण रहती है, बिल्कुल सही बात है सर। ये अल्प के कारण रहती है, बिल्कुल सही है सर। वो बहुसंख्यक के कारण रहती थी, बिल्कुल ओके सर। चलो आगे, चलो। तो सर जंक्शन का निर्माण तो हमारे समझ में आ गया। अब देखो इधर देखना। हाँ बेटा, अरे बेटा वो रिकॉर्डिंग देख लेना यार, तो कैमरा तो सब सही है। हाँ अब इतनी बात है। हाँ चल हटाऊं ये। तो सर बिल्कुल समझ में आ गया कि क्या होता है, कैसे डिफ्यूजन करंट घटता गया, कैसे बहुसंख्यक आवेशों का जाना बंद हुआ, सारी बात समझ में आ गई। अब सुनना मेरे बच्चों, मैं बोल दूं ये एक आवश्यक परत बन गई। देख थोड़ा सा और देखते हैं इसको, थोड़ा सा हाई लेवल पे जाते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ठीक है। अच्छा ये दूरी, अच्छा सुनना, ये होती है आवश्यक परत की विड्थ, चौड़ाई, जो माइक्रोमीटर में होती है। दिखा पड़ी रहा हूं मैं, बाकी इतनी नन्ही मुन्नी होती है, नेट डाइस से तो देख ही नहीं पाते अपन। ये आवश्यक परत की चौड़ाई माइक्रोमीटर में, डी लगभग माइक्रोमीटर में होती है। माइक्रोमीटर ऑर्डर की होती है। और अगर ये माइक्रोमीटर की हो गई, तो सुनना, अच्छा अब मैं बोलूं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और याद है ई के अपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। अरे यहाँ जीरो मान रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। चलो यहाँ जीरो मान लो, छोड़। हेलो मर्जी क्या मान दे, जीरो तो अपनी इच्छा से मान सकते अपन। तो बोल दो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है तो उल्टा जाने पर पोटेंशियल बढ़ता है, याद करो। तो मैंने इधर जीरो मान लिया, पी टाइप है। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन आ गए थे, याद कर, और एन टाइप से आए थे, तो मैं बोल दो यहाँ जीरो मान लिया। तो मैं बोल दो यहाँ पूरे में जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं, विद्युत क्षेत्र तो सिर्फ और सिर्फ डिप्लीशन लेयर पे।
अवक्षय परत के अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं बोल दूं एक तरीके से कैपेसिटर की प्लेटों की तरह बिहेव करेगा, ठीक है सर। मैं बोल दूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाऊंगा तो पोटेंशियल, तो मैं बोल दूं यहाँ पूरे पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, जो भी है पूरे पे सेम है। क्यों? क्योंकि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और मैं बोल दूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत जाने पर पोटेंशियल बढ़ता है, बोलो बच्चों, और फिर कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो मैं बोलूं फिर अवक्षय परत पर विभवांतर आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। और मैं बोलूं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई माइक्रोमीटर में है तो बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू V/D आएगी। और ये V इसका कैरेक्टर है, किसका कैरेक्टर है? मटेरियल का। पोटेंशियल बैरियर मटेरियल का कैरेक्टर है। जैसे जर्मेनियम के लिए पोटेंशियल बैरियर जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट के आसपास आता है और सिलिकॉन के लिए 0.3 तो इसका आता है, सिलिकॉन के साथ 0.7 के आसपास आता है। ये पोटेंशियल बैरियर आ जाता है। तो मैं बोल दूं सर जर्मेनियम का कम क्यों आया? जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर कमी तो आना है। क्यों? क्योंकि याद है जर्मेनियम नीचे आता है सिलिकॉन से। तो मैं बोल दूं इसके जो ऊर्जा, जो बाह्यतम कोश होता है वो बहुत ऊपर होता है। वैलेंस बैंड की ऊर्जा थोड़ी ज्यादा होती है इसके। याद है इसका बाह्यतम कोश सिलिकॉन से भी एक ऊपर होता है। तो जो इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है 4, वो मैं बोल दूं थोड़ी ज्यादा ऊर्जा लेवल रखते हैं। याद करो जितना नाभिक से दूर होगा उतना ऊर्जा स्तर ज्यादा होगा। यस सर, समझ में आ गई? तो वो ऊर्जा थोड़ी ज्यादा रखता है, और वो ऊर्जा थोड़ी ज्यादा रखता है तो बोल दूं एनर्जी डिफरेंस कम आ जाता है, मतलब ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन देना चालू कर देता है। तो बोल दूं इसका पोटेंशियल बैरियर थोड़ा सा कम आता है, विभवांतर थोड़ा कम होता है। ये याद रखो तुम। तो जर्मेनियम का 0.3 और सिलिकॉन का 0.7 होता है। हेलो, यस सर। अच्छा अब सुनो, एक देखो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई माइक्रोमीटर में और ये लगभग एक वोल्ट के आसपास या आधे वोल्ट के आसपास। तो बोल दूं लगभग 0.5 औसत लिख लो, डिवाइड बाय माइक्रोमीटर। तो क्या मैं बोल दूं ये 10⁶, 10⁵ की ऑर्डर का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। 10⁵5, 10⁶6, इतना भयंकर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है डिप्लीशन लेयर पे। हेलो, तो भयंकर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है डिप्लीशन लेयर पे। यस सर, समझ में आ गया। तो सुनना, इधर देखो, अब सुनो, इधर देख। क्या सर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाया या घटाया जा सकता है? सुनना, मैं तेरे को जेनर डायोड की बातें थोड़ी सी अभी बता देता हूं। क्या सर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाया या घटाया जा सकता है? बिल्कुल, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कंट्रोल कर सकते हो। सर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बताता हूं, सुनना ध्यान से। वोल्टेज तो ये आ गया फिक्स, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कंट्रोल कर सकता हूं। सर कैसे कर सकते हो बताता हूं। यार एक बात बता, तेरे डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई माइक्रोमीटर में है और ये पोटेंशियल बताऊंगा, लीनियर कर्व होगा, कैसा होगा, सारी बातें करूंगा। अभी तो मैंने यूं बना दिया लीनियर, ठीक है, बस ये बताने के लिए कि बढ़ रहा है पोटेंशियल। विभव बढ़ेगा लेफ्ट से राइट में आने पर। क्यों? क्योंकि ई के अगेंस्ट जा रहे हो। सर ये तो समझ में आ गया। आगे कांस्टेंट रहेगा क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, पीछे कांस्टेंट रहेगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और याद है ई बराबर dp/dr होता है। हेलो, तो बोलूं जब E नहीं होगा, E 0 होगा तो V कांस्टेंट होगा। तो मैं बोलूं लेफ्ट और राइट में E कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है क्योंकि E 0 है, V कांस्टेंट है क्योंकि E 0 है। बोलो यस सर। हाँ, अब सुनो, अब सुनो, अवक्षय परत पर कैसा होगा, क्या है ये चौड़ाई। अब देखो, इस चौड़ाई को मैं कंट्रोल कर सकता हूं। आई कैन कंट्रोल दिस। और अगर इसको कंट्रोल कर दिया, आई कैन कंट्रोल दिस, आई कैन कंट्रोल दिस। सर वी कैन कंट्रोल दिस। यस, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर इसको कंट्रोल कर लेंगे तो ये कंट्रोल हो गया। हैंस वी कैन कंट्रोल डी, हैंस वी कैन कंट्रोल। और अगर डी कंट्रोल होगा तो वी कैन कंट्रोल ई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस ई को, अवक्षय परत पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और हम चाहे तो इतना जबरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटने लगेंगे और ये परत ही टूट जाएगी। सर कैसे बताता हूं, सुनना। हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अब सुनना कैसे। मेरे बच्चे एक बात बता, मैं बोल दूं ये आयन जाते रहे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आते रहे और आयन बनाते रहे। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाके जो आयन बनाएंगे और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जो आयन बनाएंगे और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। मैं बोल दूं अगर चार्ज डेंसिटी बढ़ जाए, जैसा भी यूनिट वॉल्यूम में चार्ज इतने दिख रहे हैं, अगर चार्ज डेंसिटी बढ़ जाए, अगर यहाँ पे मैं डोपिंग तगड़ी कर दूं, सुनना,
ये डोपिंग मान लो मैंने ऐसी करी थी, सुनता है चुपचाप, जल्दी मत करना यार, नहीं तो क्या वो ऊपर ऊपर से समझ में आएगा सब। मैं बोलता अभी तो मैंने डोपिंग ऐसी करी थी, तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से 3 गए तो इधर से 3 गए, तो पहले लेयर पे 3 ही बने, ये यूं बना दे, यूं समझ लो 3 ही बने या 4 ही बने, ये ऐसे बने, ठीक है। दूसरी लेयर पे भी 4 ही बने, तो वो यहां से देखो ये 4 लेयर गई, अरे कंसंट्रेशन इतनी है मान लो, तो वो एक लेयर इधर गई तो 4 बने, पर उतना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हुआ कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट इक्वल हो जाए, तो 4 और गए तो 2 लेयर बनी, तो वो 2 रो में काम हुआ, 2 वर्टिकल कॉलम में काम हुआ, इधर से 2 कॉलम उधर गए तो मैं बोलूं 2 कॉलम तक माइनस बन गया, और इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कि डिफ्यूजन और विसरण धारा बराबर हो गई, डिफ्यूजन और सॉरी ड्रिफ्ट करंट इक्वल हो गया, बोलो, और जंक्शन बन गया, बोल। लेकिन सुन, लेकिन क्या होता कि अगर यहाँ पे 4 की जगह 8 लेयर में इलेक्ट्रॉन होते, ज्यादा डोपिंग कर देता, मैं बोल दूं अगर तुम ज्यादा डोपिंग कर देते, खतरनाक डोपिंग कर देते, तो मैं बोल दूं पहली ही लेयर में खतरनाक आयन बन जाते, तो वो तो जो काम 2 लेयर में हो रहा था वो 1 में हो जाता या 1.5 में हो जाता, अरे 1 में करते चल। मैं बोलता हूं अगर मैं खतरनाक डोपिंग करता, जबरदस्त डोपिंग, दोनों तरफ कंसंट्रेशन जबरदस्त रखता, खतरनाक, तो बोलता हूं थोड़ी सी डिप्लीशन लेयर पतली बनती, क्योंकि मैं बोलता हूं जंक्शन के आसपास कम दूरियों में ही उतना जबरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड या जबरदस्त आवेश जनरेट हो जाते हैं, जबरदस्त चार्ज डेंसिटी आ जाती थोड़ी सी जगह में। तो मैं बोल दूं अगर आप डोपिंग तगड़ी करते हो, अगर आपने इंप्योरिटी ज्यादा मिलाई है, तो याद है आप जितनी ज्यादा बस जबरदस्त डोपिंग करते हो उतनी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। जैसे आपने 15वां वर्ग मिलाया, तो याद है 10 की घात 22 मिलाए थे, एंटीमनी 10 की घात 22 मिलाए थे, तो याद है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 की घात 22 आ गई थी और होल घट गए थे, याद करो। Yes, अगर मैं 10 की घात 22 की जगह 10 की घात 22 की जगह 10 की घात 25 मिला दूंगा, तो मैं बोल दूं 1000 गुना ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी, क्योंकि 10 की घात 25 फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे पर यूनिट वॉल्यूम में। तो पहले 10 की घात 22 आते थे, 10 की घात 25 आने लग गए, तो मैं बोल दूं भीड़ भाड़ ज्यादा दिखेगी, तो मैं बोल दूं, और जब वो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो मैं बोल दूं यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन जाके जबरदस्त धनात्मक चार्ज आ जाएगा, तो मैं बोल दूं यूनिट वॉल्यूम में चार्ज बढ़ गया, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में होल इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा थे, और वो जैसे इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे तो यूनिट वॉल्यूम में ही बहुत जबरदस्त प्लस चार्ज आ जाएगा। तो बोल दूं अगर यूनिट वॉल्यूम में जबरदस्त प्लस चार्ज आ रहा है, तो मैं बोल दूं इस जंक्शन से या इस सेपरेशन से थोड़ी सी दूरी पर ही बहुत जबरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, या थोड़ी सी दूरी तक के चार्ज ने बहुत जबरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। yes, sir. हेलो, Yes, sir. अच्छा, और मैं बोलता हूं अगर इधर की जबरदस्त कंसंट्रेशन है, तो बोलता हूं थोड़ी सी दूरी में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए, या बहुत ज्यादा माइनस चार्ज माइनस आयन बन गया, तो मैं बोलता हूं इधर थोड़ी सी दूरी में प्लस आयन बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाते ही एकाएक पर यूनिट वॉल्यूम में बहुत जबरदस्त कमी आ गई इलेक्ट्रॉनों में, तो पर यूनिट वॉल्यूम में बहुत जबरदस्त प्लस चार्ज आ गया, और इधर पर यूनिट में बहुत जबरदस्त माइनस, तो बोलता डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई छोटी हो गई। तो बोलता डोपिंग जितनी ज्यादा करोगे, तो बोलता ये कंट्रोल कर सकता हूं कैसे, जैसे जैसे डोपिंग बढ़ेगी, डोपिंग खतरनाक करोगे, तो मैं बोलूं बच्चों डोपिंग खतरनाक करोगे, तो मैं बोलूं डिप्लीशन लेयर पतली छोटी होती जाएगी। हेलो, तो डोपिंग बढ़ाते जाओ, आपकी डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कम होती जाएगी, और मैं बोलूं डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कम होती जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड खतरनाक होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हेलो, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कम होगी तो 0.3 का वोल्ट कम चौड़ाई में आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड खतरनाक जनरेट होगा। हेलो, हाँ, तो सर ये सारी बातें तो समझ में आ गई हमारे को, ये सारी बातें तो सर हमारे को समझ में आ गई। तो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई करके हम जंक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये सर समझ में आ गया। तो सर ये सारी बातें तो समझ में आ रही है हमारे को, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। थोड़ा सा बच्चों ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, डोपिंग बढ़ेगी तो डिप्लीशन लेयर घटेगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। यस सर। अच्छा, क्या होता अगर मैं एक तरफ तो डोपिंग तगड़ी करता और एक तरफ थोड़ी कमी रखता, बता क्या होता, इधर डोपिंग कमी रखता, बोलो, तो बोल दो अगर इधर डोपिंग सर आप कम रखते हैं, तो उधर से जितने इलेक्ट्रॉन आए हैं पर यूनिट वॉल्यूम से, वो दूर तक जाके होल को भरते। सर उधर से पर यूनिट वॉल्यूम से जितने इलेक्ट्रॉन आए
वो आपके दूर तक जाके होल पड़ते हैं, क्योंकि आप वहां पे होल जल्दी जल्दी नहीं मिलते, दूर दूर मिलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूरी तक फैलते हैं आपके जंक्शन से, आते तो कम जगह से, आते तो कम दूरी से और जाते ज्यादा दूरी तक। क्यों? क्योंकि जब पर यूनिट वॉल्यूम से एक से 1 माइक्रोमीटर दूर से जितने इलेक्ट्रॉन आए वो 3 माइक्रोमीटर दूर तक के होलों को भरेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का नंबर बहुत ज्यादा है पर यूनिट वॉल्यूम में। तो वो तो इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता बहुत ज्यादा है, तो वो दूर तक जाके होल को भरेंगे। हेलो, तो क्या मैं बोलूं, जंक्शन के दोनों तरफ अवक्षय परत की चौड़ाई अलग अलग भी हो सकती है। मतलब जंक्शन के तरफ दोनों तरफ फैलाव अलग अलग हो सकता है इधर फैलाव कम हो और इधर ज्यादा हो। अगर मैं तेरे से क्वेश्चन पूछ लूं कि पीएन जंक्शन से एन की तरफ परत की लंबाई, एन की तरफ परत की लंबाई, लेयर की लंबाई, तो वो तो परत की लंबाई, एन की तरफ परत की लंबाई x1, पी की तरफ परत की लंबाई x2 से कम है। x1 अगर x2 से कम है तो बताओ डोपिंग किस पे ज्यादा हुई है? n की तरफ लंबाई x1 कम है जैसे ये रहा, और x2 ज्यादा है, तो बताओ डोपिंग किसकी ज्यादा हुई है? किधर डोपिंग ज्यादा है, n साइड में या p साइड में? n तरफ, जिसमें परत की लंबाई कम है वहां डोपिंग तगड़ी हुई है। तभी तो पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा थे, तो जल्दी से थोड़ी सी दूरी पे ही बहुत ज्यादा चार्ज बन गया। हेलो, आया मजा? अरे मजा आया क्या? हाँ, तो इस तरीके से तो मैं बोल दूं अवक्षय परत की चौड़ाई कितनी होगी डोपिंग पे निर्भर करता है, किस तरफ फैलाव कितना होगा अवक्षय परत का, जंक्शन के दोनों तरफ फैलाव कितना होगा ये भी डोपिंग पे निर्भर करता है। और मैं बोल दूं मैं इससे इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रोल कर सकता हूं। यस सर। अब सर ये ग्राफ कैसा हुआ ये बताता हूं। अब देखो बच्चों, इसमें ये ग्राफ अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया होता है और इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ है। तो सर ये तो समझ में आ गया मानो कि पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। तो बोल दूं अवक्षय परत पर आए पोटेंशियल में अंतर को पोटेंशियल बैरियर या विभव अवरोध कहते हैं, और इसी कारण से इलेक्ट्रॉनों का आना बंद हो गया। तो मैं बोल दूं डिफ्यूजन बंद होने का कारण यह विभव अवरोध था। एक तरीके से समझ लो तुम गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे तो उस कॉलोनी वालों ने स्पीड ब्रेकर लगा दिया, तो वो तो स्पीड ब्रेकर लगा दिया तो अपने आप अवरोध आ गया। हेलो, ओके। अब सुनो, कैसी अवक्षय परत बनेगी, कैसी क्या बनेगी, तो मैं तुम्हारे को दोनों तरफ डोपिंग सेम लेके समझा रहा हूं। हालांकि डोपिंग को या जो अंदर चार्ज करियर है उनको बनाने के अलग अलग पर्पस के हिसाब से अलग अलग तरीके होते हैं। तो डोपिंग भी लोग बड़े दिमाग से करते हैं ताकि वो हमारे काम आए चीज। तो चलो अभी अपन सिंपल से सिंपल केस ले रहे हैं, क्योंकि मेरे से वेरिएबल में पढ़ाया ना तो तुम्हारे से पढ़ाया जाएगा और ना तुमसे पढ़ा जाएगा। सुनना, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो सब प्रैक्टिकल पर्पस से अंदाजे से ही अच्छा है। तो मैंने अभी दोनों तरफ डोपिंग बिल्कुल एक जैसी करी। ओके, हाँ ठीक है बच्चों, ठीक है। अब सुनना, या यूं समझ लो यूनिफॉर्म है, पूरे में डोपिंग यूनिफॉर्म है। मतलब एक तरफ एक जैसी है, दूसरी तरफ भी एक जैसी है, और मान लो आपस में यदि अलग है तो कोई बात नहीं, पर दोनों तरफ एक जैसी है। ठीक है सर। अब सुनो, अगर पूरे में डोपिंग यूनिफॉर्म है मतलब बड़ी भी घटी भी नहीं है। देखो डोपिंग करने के भी तरीके होते हैं, हम एक ही बार में अलग अलग टाइप से भी कर सकते हैं, बढ़ा के घटा दी, घटा के बढ़ा दी। जैसे इधर देखो, कई लोग तो ऐसी डोपिंग करते हैं कि चार्ज कंसंट्रेशन इधर प्लस आता है तो उधर ऐसा आ जाता है, माइनस ऐसा आ जाता है। ज्यादातर किताबों में यही दिया जाता है कि चार्ज कंसंट्रेशन जंक्शन के दोनों तरफ ऐसी है। थोड़ा छोटा ग्राफ बनाओ, जंक्शन के दोनों तरफ चार्ज कंसंट्रेशन, चार्ज डेंसिटी, याद है चार्ज डेंसिटी और चार्ज कैरियर डेंसिटी अलग अलग बातें हैं। आवेश घनत्व, तो मैं जंक्शन के दोनों तरफ आवेश बनेगा, तो कई लोग तो ऐसा देते हैं या ऐसा बनवाते हैं। तो बोलो ये तो बड़ी अजीब तरीके की डोपिंग करी थी इन्होंने। अरे बोलो, चार्ज डेंसिटी ऐसी, पर मेरे से ये स्टडी नहीं होगी, मेरे से ये पढ़ाई नहीं होगी। तो सर बताता हूं, तो मैं बोल दूं हम तो दोनों तरफ यूनिफॉर्म डोपिंग मान रहे हैं, पूरी छड़ में डोपिंग एक जैसी है। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कहीं पे भी उठा लो तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सेम है, कहीं से भी उठा लो यूनिट वॉल्यूम तो सेम है। लोग तो क्या करते हैं, यहाँ डोपिंग कम कर दी, यहाँ ज्यादा कर दी, यहाँ कम कर दी, ज्यादा बदलते हैं, क्योंकि वो अलग अलग पर्पज से काम आता है। ठीक है, और इधर भी यूनिफॉर्म कर दी, पर यूनिट वॉल्यूम कोई सा भी उठा लो, नंबर ऑफ फ्री होल सेम है।
फ्री होल सेम, होलों की संख्या सेम है पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक सर। लेकिन हाँ, इधर जितने पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन है उससे मान लो होल कम भी हो सकते हैं, मतलब यहाँ डोपिंग कम करी, लेकिन करी एक जैसी पूरी छड़ में, पूरी छड़ दिखने में एक जैसी होगी। अरे बोलो, पूरी छड़ एक जैसी दिखेगी पर इससे कम कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो वो तो डिप्लीशन लेयर जिधर हो, जिधर कम कंसंट्रेशन उधर छोटी डिप्लीशन लेयर बनेगी, अवक्षय परत की चौड़ाई थोड़ी ज्यादा होगी। बोलो। यस सर। इस टाइप से दिखेगी, बोलो बोल मेरे बच्चे। तो अवक्षय परत की चौड़ाई अलग अलग आ गई। मैं बोलता हूं जिधर डोपिंग तगड़ी होगी उधर अवक्षय परत की लंबाई, फैलाव कम होगा। तो ये फैलाव कम है और ये फैलाव ज्यादा है, बोलो। हाँ, तो सर ये तो समझ में आ गया। अब सुनना, इधर देख। हाँ, अब सुनो, अगर यूनिफॉर्म है तो मैं बोल दूं, अगर एक जैसी सांद्रता थी इलेक्ट्रॉनों की, तो बोल दूं जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए तो चार्ज डेंसिटी भी यूनिफॉर्म बनेगी। इधर देख, चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व, आवेश घनत्व बोल रहा हूं मैं, चार्ज डेंसिटी। तो बोल दूं एक्स के साथ चार्ज डेंसिटी, मैं बोल दूं इधर प्लस होगा और इधर माइनस होगा। देखो समझ में आया क्या? ये चार्ज डेंसिटी, ये चार्ज डेंसिटी का ग्राफ है। चार्ज डेंसिटी, ये आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व। तो बोल दूं इसका आवेश घनत्व देखो ज्यादा है, ये राइट साइड में ज्यादा है, तभी तो छोटी लेयर में काम हो गया। पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज ज्यादा बना, तभी तो कम वॉल्यूम में ही काम हो गया। इधर और इधर चार्ज सेम होगा, ध्यान रखना, क्यू दोनों तरफ सेम होगा। इधर से इलेक्ट्रॉन जितने गए उतना इधर प्लस आया और उतना उधर माइनस आया। यहां से अगर 10 इलेक्ट्रॉन गए तो उधर 10 माइनस और इधर 10 प्लस होगा। अरे 10 ही, यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए तो यहां पे चार्ज प्लस 10 ही होगा और उधर माइनस 10 ही होगा। हेलो, 10 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ तो राइट साइड में प्लस 10 ही और लेफ्ट साइड में माइनस 10 ही चार्ज आएगा, बोलो। तो बोलो दोनों तरफ चार्ज डेंसिटी अलग अलग हो सकती है लेकिन चार्ज सेम होगा। जितने इलेक्ट्रॉन गए उतना इधर प्लस और उधर उतना माइनस आएगा। यस सर। तो बोल दूं चार्ज डेंसिटी इसकी ज्यादा और इसकी कम हो सकती है लेकिन चार्ज सेम आएगा। तो बोल दूं चार्ज सेम आने के लिए इधर देखो, अगर ये अवक्षय परत की चौड़ाई आधी है, मान लो ये x/2 है और ये x है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेता हूं, मैं बोल दूं इधर अवक्षय परत की चौड़ाई x/2 है और इधर x है, तो क्या मैं बोल दूं उधर चौड़ाई आधी है, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी डबल है। हेलो, अगर यहां पर चार्ज डेंसिटी रो है तो ये 2 रो है। हेलो, सही बात है, चार्ज डेंसिटी डबल है तभी तो आधे वॉल्यूम में काम हो गया। डबल चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आधा, दुगुना आवेश घनत्व, इसलिए आधे वॉल्यूम में वही चार्ज मिल जाएगा। आधे वॉल्यूम में वही चार्ज मिल जाएगा तो यहाँ पे डबल वॉल्यूम में मिलेगा। बोलो, ये एरिया इनटू ये क्रॉस सेक्शनल एरिया S का गुणा ये वाला एरिया इनटू S चार्ज होगा। सर ये क्या बातें कर रहे हो आप? क्योंकि ये तो चार्ज डेंसिटी इनटू लंबाई है ना यार, चौड़ाई भी तो चाहिए। लंबाई इनटू चौड़ाई तो क्षेत्रफल होता है किसका? बेलन का। सिलेंडर का वॉल्यूम क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ ही तो होता है। तो वो तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का इसमें तो ये लेंथ और ये आई डेंसिटी, तो वो तो एरिया का मल्टीप्लाई कर दो इनटू S तो क्यों आएगा। और ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों की तरफ S सेम है। S सेम है तो बोल दूं रो इनटू L, रो इनटू x/2, इधर का रो 1 इनटू x/2, इधर का रो 2 इनटू x, ये दोनों इक्वल होगा तो अपना एरिया दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई करूंगा तो अपना चार्ज सेम आएगा। तो बोल दूं चार्ज सेम करना तो रो इनटू x सेम होना चाहिए, दोनों तरफ रो x सेम होना चाहिए क्योंकि एरिया तो सेम है ही सही। तो रो x इनटू एरिया दोनों तरफ का चार्ज हो जाएगा और चार्ज इक्वल आएगा। और चार्ज इक्वल है तो अरे यार बता, सुन बता इधर चार्ज कितना है, बता इधर चार्ज। मैं बोल दूं रो इधर की चार्ज डेंसिटी इनटू अवक्षय परत की लंबाई x1 इनटू एरिया, ये एरिया S। हेलो, इतना चार्ज है, ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया इसका वॉल्यूम, और मैं बोल दूं ये हो गया चार्ज डेंसिटी। बोलो, ये चार्ज है राइट साइड का, बोल। और बता लेफ्ट साइड का चार्ज कितना Q2। तो बोल दूं लेफ्ट साइड का चार्ज है रो2, यहाँ की डेंसिटी चार्ज डेंसिटी इनटू x2 इनटू एरिया। मैं ये बोल रहा हूँ ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल है तो SS करके रो 1 x1 बराबर रो 2 x2 भी हो गया क्या?
अरे भैया तेरे को चार्ज दोनों तरफ बराबर करने हैं, तो मैं तो ये कह रहा हूं तेरे को जो चार्ज डेंसिटी इनटू लंबाई है वो सेम कर दे। तभी तो मैं बोलता हूं अगर इधर लंबाई आधी अलग से परत थी तो चार्ज डेंसिटी डबल थी, डबल चार्ज डेंसिटी, तभी तो कम लंबाई में काम हो गया। हेलो बच्चों इधर लंबाई कम क्यों आई? क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज ज्यादा था, तो कम दूरी पे ही काम हो गया। चार्ज सेम करना, कम दूरी पे ही काम हो गया। बोलो कितने बच्चों को समझ में आया बताना ये मेरी बात है। जल्दी जल्दी हाथ खड़े करो अगर समझ में आया तो। सुनो इधर देख वापिस देख, जल्दी मत कर, वापिस देख बेटा। यहां पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वाहक बहुत ज्यादा है पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं बोल दूं बच्चों यहाँ से एक लेयर जाएगी तो 2 लेयर समाप्त करेगी, यहाँ से 1.5 लेयर, तो बोल दूं यहां पर चौड़ाई ज्यादा बनेगी। बता चार्ज कहां ज्यादा आएगा? यहां चौड़ाई कम, यहां चौड़ाई ज्यादा। बता चार्ज कहां ज्यादा आएगा? बराबर, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट में, ये उल्टा कर दिया मैंने, इधर प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। इलेक्ट्रॉन तो इधर आया ना बच्चों, ध्यान नहीं रखा। अच्छा बता चार्ज किधर? तो चार्ज दोनों तरफ सेम आएगा सर, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन अगर राइट से लेफ्ट में गए तो 10 प्लस इधर बनेंगे, 10 प्लस 10 इधर बनेगा और माइनस 10 इधर बनेगा। तो सर चार्ज दोनों तरफ सेम होंगे। ओके, यहां तक समझ में आया? यस सर। लेकिन चार्ज डेंसिटी कहां ज्यादा होगी? चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व, जो आवेश बना है उसका डेंसिटी कहां ज्यादा होगी? पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कहां ज्यादा दिख रहा है तुम्हें? राइट में। और दिख नहीं रहेगा यहाँ, इतनी सी जगह में इतना जबरदस्त चार्ज आके देखो। राइट में चार्ज डेंसिटी ज्यादा खचाखच भरा हुआ है, तो वो तो यूनिट लेंथ पे चार्ज ज्यादा है, तो मैं इसको यूं बोलता हूं यूनिट वॉल्यूम पर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एरिया दोनों तरफ सेम है। ये देख एस, या एरिया ए कर दो, चलो एरिया ए, ये भी एरिया ए, तो वो तो यहाँ चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी? तो 10 ही 10 प्लस का चार्ज अपॉन एरिया इंटू दिस x1, एरिया इंटू x1, दिस इज द चार्ज डेंसिटी इन राइट साइड। बोलो ये एरिया इंटू x1, ये वॉल्यूम का डिवाइड कर दिया, तो 10 ही चार्ज है, इतने वॉल्यूम में तो डिवाइड कर दिया, ये चार्ज डेंसिटी आ गई राइट साइड की। बोलो अच्छा लेफ्ट साइड की बता, लेफ्ट साइड की बता। तो वो तो 10 ही माइनस का अपॉन एरिया वही इंटू ये एरिया इंटू लेंथ x2, मैं बोल दूं ये x2, तो बोल दूं ये आ जाएगा एरिया इंटू x2, मैं बोल दूं ये चार्ज डेंसिटी आ गई लेफ्ट साइड की रो 2। बता कौन सी ज्यादा है? तो बोल दूं वो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि लेंथ कम है। मैं ये कह रहा हूं कि जिसकी लेंथ कम होगी उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर लेंथ आधी है, मैंने ये बात बोली थी कि अगर ये लेंथ आधी है और ये x2 x है, मैं बोलूं ये लेंथ आती है तो डबल चार्ज डेंसिटी होगी। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि एरिया पे सोचना ही नहीं है ना। मैं बोलूं बस x जितना छोटा होगा तो मैं बोलूं उतनी चार्ज डेंसिटी, जितना x छोटा होगा उतनी चार्ज डेंसिटी खतरनाक होगी। तो अगर x आधा होगा तो चार्ज डेंसिटी डबल होगी। मैं ये कह रहा हूं। बोलो समझ गए? ये बात मैंने थोड़ी सी डायरेक्ट बोल दी थी पहले सर, थोड़ी नहीं बहुत डायरेक्ट बोली थी। हाँ, क्योंकि इतना तुम्हारे को पढ़ना ही नहीं है, ये तो मैं यूं ही ज्यादा पढ़ा रहा हूं तुम्हारे को। बैठे बैठे क्या करें, तुम आप फ्री है तो पढ़ लेते हैं, बस ये है। इतना कौन पूछ रहा है तेरे से यार? तो क्या मैं बोलता हूं चार्ज डेंसिटी जितनी कम लेंथ तक चार्ज आएगा उतनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। हाँ, कम लंबाई तक इसीलिए आया क्योंकि उधर चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज ज्यादा है, क्योंकि चार्ज बराबर करना तो कम दूरी पे काम हो गया इधर, तो जबरदस्त चार्ज था पर यूनिट वॉल्यूम में। ओके, तो बोलूं चार्ज डेंसिटी का ग्राफ ऐसा बनेगा, ये चार्ज डेंसिटी का ग्राफ ऐसा बनेगा, कम दूरी में ही काम हो जाएगा। हेलो, और यहां पे ऐसा बनेगा। मैं बोलता हूं जितनी गुना लंबाई उतना बाई चार्ज डेंसिटी। अगर ये लेंथ अगर 3 गुना है तो चार्ज डेंसिटी 1/3 होगी इसकी। बोलो, तो अभी चार्ज डेंसिटी है, हेलो, ये चार्ज डेंसिटी, बोलो ये x और ये चार्ज डेंसिटी। तो बोलो मेरे बच्चों, हाँ सर। ओके, तो मैंने ये, अच्छा ये ग्राफ कब बनेगा? ये ग्राफ तब बनेगा जब हम यूनिफॉर्म चार्ज लेंगे दोनों तरफ। जब हमने यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, मतलब हमने यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन ली डोपिंग की। अगर डोपिंग एक समान करिए पूरी छड़ में तो ऐसे ग्राफ बनेंगे, किसके? चार्ज डेंसिटी के। अच्छा अब देखो, अब मैं तेरे को ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नहीं तो। अब अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं ना,
यहाँ जंक्शन से एक दूरी पे, तो मैं बोलूं यहाँ खूब सारी पतली पतली लेयर्स बनी हुई है, पतली प्लेट है। याद कर, पतली प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता ही। हेलो, तो मैं बोलूं ये एक तरीके से खूब सारी पतली प्लेटों का कॉम्बिनेशन हो गया। इधर नेगेटिव चार्ज वाली प्लेटें रखी है और यहां से पॉजिटिव चार्ज वाली रखी है, और यहां ही निकालना है। मैं बोलूं हर प्लेट का निकाल के इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। उतना समय ना तेरे पास है ना मेरे पास है। मैं अंदाजा लगा देता हूं। सर क्या लगाओगे अंदाजा? मैं बोलूं जितना इधर जाऊंगा उतना इसका तो सारा इधर जुड़ता जाएगा। याद करो, जंक्शन से राइट में जाऊंगा तो बोलूं ये सारी नेगेटिव प्लेट का तो इधर होगा, और मैं बोलूं ये जो पॉजिटिव थी कुछ आपस में कट जाएगी और जो बचेगी उनका इधर होगा। बोलो तो मैं बोलूं नेट ही इधर आएगा। चलो ठीक है सर, तो वही आएगा नेट ही इधर। ठीक है, अब मैं बोल दूं सुनो, इतना समय ना तेरे पास है ना मेरे पास है। अगर चार्ज डेंसिटी लीनियर है, चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है सॉरी, तो मैं बोल दूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनता है। बता इधर पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव? तो मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा नेगेटिव बनेगा। देखो पीछे आया था, इधर वाली डायरेक्शन को प्लस दे रहा तो नेगेटिव, तो वो तो नेगेटिव। सबसे ज्यादा कहां होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? बता सबसे ज्यादा कहां होगा? अंदाजा लगा। ये खूब सारी प्लेटें, इधर नेगेटिव प्लेटें रखी है, सब नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है, और इधर सब ये बीच वाली लेयर है, बीच वाली को डार्क कर रहा हूं, और इधर सब पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है। बता इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा कहां होगा? सोच के बता। दूरी पे तो डिपेंड करता नहीं, सबसे ज्यादा कहां होगा? जहां सब जुड़ रही होगी वहां होगा, और वो यही है। देखो इधर प्लस वाली इधर धक्का देगी दोनों, और माइनस वाली सब इधर खींचेगी, तो बोल दो नेट ही सबसे ज्यादा यहाँ आएगा। जैसे यहाँ आ जाओगे तो बोल दो फिर तो ये कटने लग गई, ये वाली प्लस और ये वाली प्लस कटेगी। देखो तो बोल दो कुछ कटने लग गई तो घटने लग गया। माइनस का तो अभी भी जुड़ रहा है, लेकिन प्लस वाली कुछ आपस में कटने लग गई तो बोल दो नेट ही कम हो गया। हेलो, तो सबसे खतरनाक जो ये होता है, सबसे खतरनाक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है कहां पे? जंक्शन के सेंटर पे, मतलब जंक्शन पे, मतलब जहां दोनों टच हुई थी वहां। क्यों? क्योंकि उधर उसके राइट वाली सारे इधर धक्का, सारे प्लस इधर धक्का देते हैं, और इधर वाले सारे माइनस इधर खींचते हैं, तो वो तो सबसे तगड़ा ये होगा। ये अंदाजा लगा पा रहे हो क्या आप? अब मैं बोलूं जैसे जैसे राइट में जाओगे, यहां से जैसे जैसे राइट में जाओगे, मैं बोलूं प्लस वाली प्लेटें एक दूसरे को काटने लगेगी। ये देखो, ये प्लस वाली प्लेटें एक दूसरे को काटने लगेगी, तो मैं तो ये लगातार घटेगा, पर मैं तो यहां आते आते 0 हो जाएगा। सर क्यों? क्योंकि जब x2 पे आओगे, जब x2 पे आओगे, x1 पे सॉरी, x बराबर x1 पे आओगे, तो मैं तो जितनी इधर माइनस थी उतनी इधर प्लस चार्ज है, और दोनों ने एक दूसरे काट दिया। याद करो, ये सारी माइनस वाले चार्ज और ये सारे प्लस वाले, ये 2 प्लस वाले और ये सारे माइनस वाले। क्या मैं तो इसे जब सारी लेयर खत्म हो जाएगी तो मैं बोलूं ये प्लस का इफेक्ट इधर और इन सारे माइनस का इधर, और कट जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज सेम है। चार्ज सेम है, तो मैं बोलूं अगर प्लस वाली प्लेटें कम भी होगी तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उन पे। मैं बोलूं Q1 Q2 दोनों पे चार्ज सेम है। याद करो, ये टोटल चार्ज और ये टोटल चार्ज सेम है, तो बोलूं इस वाले पॉइंट के लेफ्ट में टोटल चार्ज 0 है, तो बोलूं प्लेटों पर सब मिला के चार्ज 0 हो गया, तो सिग्मा का टोटल 0 आ जाएगा। जितना प्लस है उतना ही माइनस है। हेलो, अरे बच्चों दिमाग लगाना यार, दिमाग लगा। सेंटर में सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर में ये माइनस सब इधर खींचेगी और प्लस सब उधर ही धक्का देगी, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो सेंटर में सबसे ज्यादा आएगा। और फिर जैसे जैसे इधर जाओगे कम होगा, क्योंकि प्लस एक दूसरे को काटने लगेगी, माइनस तो अभी भी इधर ही खींच रही है, प्लस एक दूसरे को काटने लगेगी, और जब यहाँ जाओगे तो मैं बोलूं सारी प्लस उधर हो जाएगी और सारी माइनस इधर हो जाएगी, और दोनों कटेगी। क्यों? क्योंकि ये बात है दोनों पे चार्ज बराबर है, जितना राइट में उतना लेफ्ट में, जितना प्लस है उतना माइनस है, तो बोलूं प्लेटों का सारा सिग्मा जुड़ के 0 हो जाएगा। क्योंकि सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, तो जितना माइनस चार्ज अपॉन एरिया आएगा उतना ही प्लस चार्ज अपॉन एरिया आएगा, प्लस और माइनस कट के 0 आ जाएगा। यस सर, थोड़ा सा फील आ गई। बोलो तो बच्चों, मैंने तुम्हारे को थोड़ी ऊपर ऊपर से बातें कर दी, तो मैं बोल दूं ये देखो, तो मैं बोल दूं तुम्हारा ये से इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, मैक्सिमम से कट के 0, और मैं बोल दूं उधर भी कटेगा, उधर भी कोई एक्सप्लेनेशन। जैसे जैसे इधर आओगे माइनस एक दूसरे काटेंगे, यहाँ जाओगे तो जितना माइनस का इधर होगा उतना ही प्लस का इधर होके कट जाएगा, तो बोल दूं यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा दूर जाके काम होगा। क्यों? क्योंकि डिप्लीशन लेयर x2 पे खत्म हो रही है, तो बोल दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनेगा अगर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है तो राइट और लेफ्ट में अगर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, आपने अगर एक समान डोपिंग करी है पूरी रोड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनेगा। अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया होता है, समझ गए? कई किताबों में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिया है, पर उन्होंने फिर डोपिंग अलग टाइप से करी होगी। हेलो, कई मॉड्यूल में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिया हुआ होता है, हाँ, पर होगा ऋणात्मक, ये बात है, और सेंटर पर मैक्सिमम होगा, ये बात भी तय। आप डोपिंग चाहे कैसे ही करो, जहां दोनों को टच कराए एन और पी को, वहां मैक्सिमम होगा, क्योंकि उसके राइट में प्लस चार्ज होगा और उसके लेफ्ट में नेगेटिव चार्ज होगा। अगर राइट में एन साइड है तो, और राइट में प्लस और लेफ्ट में नेगेटिव, तो उधर जाने पर भी घटेगा, इधर जाने पर भी घटेगा। यस सर, समझ में आ गई? बोलो
Yes, sir. हाँ, अच्छा बताओ, ए v का ग्राफ बनो, v का ग्राफ, तो मैं बोलूँ एक तरीके से e की वैल्यू स्लोप को बताती है, e बराबर dv बाई dr पे सोचो, सिर्फ वैल्यू पे सोच। अब मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इधर जाने पर पोटेंशियल बढ़ेगा। अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है ना यार, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, तो बोलूँ उधर जाने पर पोटेंशियल बढ़ेगा और इधर आने पर कम होगा। हेलो, इधर आने पर बढ़ेगा और इधर आने पे कम होगा। बता ये किसको e की वैल्यू क्या बताएगी? मैं बोलूँ e की वैल्यू इसकी स्लोप है। v और r का जो कर्व बनेगा उसका dv बाई dr यानी कि स्लोप है, ढाल है उसकी। Yes, sir. तो मैं बोलूँ सबसे ज्यादा स्लोप यहाँ होगी, तो मैं बोलूँ शुरू में v, सेंटर पर v की स्लोप सबसे तगड़ी होगी। और मैं बोलूँ e के अपोजिट जा रहा हूँ, इधर देखो e यूं इधर जा रहा हूँ तो बढ़ेगा पोटेंशियल। ये देखो सेंटर से इसको वो बोल रहा हूँ, सेंटर से उधर जाने पर पोटेंशियल बढ़ेगा। क्या रेखीय रूप से बढ़ेगा? नहीं, रेखीय रूप से तब बढ़ता जब e कांस्टेंट होता। अगर e ऐसा होता तो रेखीय रूप से बढ़ता। याद है e कांस्टेंट होता तो dv बाई dr कांस्टेंट होता, यानी कि ढाल कांस्टेंट होती तो रेखीय रूप से बढ़ता। अभी मैं बोलूँ e खुद कम हो रहा है और e का कम होने का मतलब क्या? ढाल कम होगी। e के कम होने का मतलब स्लोप कम होगी, तो बोलूँ स्लोप घटती जाएगी। हेलो, यहां तक बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा। हेलो, देख ढाल घट रही है तो शुरू में ढाल मैक्सिमम होगी, तो मैं बोल दूं ये जो e की वैल्यू है वो इस कर्व के v वर्सेस वाले कर्व के ढाल को बताएगी। ये v है, यहाँ पे v और उधर x है, तो बोल दूं इसके ढाल को बताएगी। बोलो, और बोल दो ढाल शुरू में सबसे ज्यादा होगी और उधर जाने पर बढ़ेगा पोटेंशियल। हाँ, e के अपोजिट जाने पर पोटेंशियल बढ़ता है, तो ढाल खतरनाक होगी शुरू में, फिर ढाल घटती गई। देखो स्लोप घटती गई। हेलो, और यहाँ जीरो गई क्योंकि इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ स्लोप जीरो हो गई, e जीरो, तो e जीरो तो dv बाई dr जीरो, v कांस्टेंट हो गया। यस सर। अच्छा पीछे होगा तो वो इधर आओगे, जंक्शन से इधर आओगे तो पोटेंशियल कम होगा, क्यों? e की दिशा में जा रहे हो, और वही यहाँ पे भी वैल्यू कम हो रही तो ढाल घटेगी, तो मैं बोल दूं ढाल घटेगी। सर यहाँ आपने ये कम क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पे e की वैल्यू, इधर देखो दूर जाने पर, इधर देख यहाँ ढाल शुरुआत से कम है, ढाल तो शुरू में तो सेम है लेकिन उसके बाद मैं बोल दूं ढाल धीरे धीरे घटेगी, ढाल धीरे धीरे घटेगी। हेलो, वो तो ऐसा बनेगा v वर्सेस इसका। बोलो। Yes, sir. ये सारी पढ़ाई तब जब अगर मैं पूरी दोनों छड़ों को एक समान रूप से डोपिंग करता हूं, दोनों तरफ से एक समान रूप से यूनिफॉर्म डोपिंग है, बस राइट वाले पे ज्यादा है, इधर ज्यादा इधर कम है। अरे डोपिंग है अलग अलग लेकिन पूरी रोड में एक जैसी है। जैसे इधर अगर मैंने 1000 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट 1000 पेंटावेलेंट 1015 वर्ग पर यूनिट वॉल्यूम मिलाया और इधर 500 मिलाया, तो पूरी में 500 मिलाया पर यूनिट वॉल्यूम, इधर पूरी में 1000 मिलाया। इधर डोपिंग ज्यादा है लेकिन है यूनिफॉर्म, पूरी में एक जैसी, इधर पूरी में एक जैसी, तो मतलब ऐसा हिसाब किताब होगा। हेलो, तो सर समझ में आ गया। अब सुनो, अगर दोनों तरफ डोपिंग एक जैसी होती तो वो तो यहाँ पर पोटेंशियल और यहाँ अलग अलग नहीं आता, फिर दोनों तरफ जैसे बढ़ता वैसे घटता, जितना बड़ा उतना घटता, दोनों तरफ सिमेट्रिक ग्राफ होता। अभी मैं बोल दूं थोड़ा सा इधर कम है और उधर ज्यादा है। सही बात है सर, ओके सर, ठीक है, जो भी है सर, कर्व समझ में आ गया मेरे को तो, ठीक है। अच्छा अगर ये ऐसा होगा तो कर्व अलग बनेगा, तो कर्व अलग बनेगा, तो मैं कर्व कुछ भी हो सकते हैं, ये मैंने एक के लिए समझाया, तो ध्यान रखना, कर्व याद कर लेना बच्चों। डोपिंग कैसे करोगे उस हिसाब से कर्व होंगे, तो तुम्हारे जो मॉड्यूल में दिया वो तुम याद कर लेना, समझ गया। अलग अलग जगह अलग, मैंने जो समझाया मैंने ऐसे समझा दिया। यहां तक फोटो क्लिक करो, इसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों 10 मिनट बाद, ओके। फोटो क्लिक कर लो बच्चों इसके